लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जी हाँ, लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपने अक्सर ये टर्म सुना होगा जब आप कभी किसी अथॉरिटी से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, और भी कई जगहों में आपने इस टर्मिनोलॉजी को सुना होगा। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, क्या इसके चैलेंजेस हैं। जैसे कि भारत में डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स रियल एस्टेट लैंडस्केप के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक यूनिक स्थान रखती है। वैसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की तुलना में वो पॉपुलर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत का जो प्रॉपर्टी बाजार है इसमें कई एरियाज के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जो प्रणाली है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये कई जगहों पे चल रही है। जैसे आपने दिल्ली के अंदर डीडीएम का देखा होगा, या पास की हम नोएडा की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी में भी ये लीज होल्ड का टर्मिनोलॉजी चलता है। तो इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जिसे भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उसको आज हम समझेंगे, और इस लीगल फ्रेमवर्क, हिस्ट्री, कंटेक्स्ट के साथ साथ जो करंट रेलेवेंस है इसकी भी आज हम जांच करेंगे। क्योंकि डिफरेंट प्रकार की लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो अक्सर आप फेस करते हैं, कभी इंडस्ट्रियल के अंदर, कभी रेजिडेंशियल के अंदर, कभी कमर्शियल के अंदर। तो ऐसे होम बायर्स और होम ऑनर्स या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑनर्स के लिए इसके इम्प्लीकेशन और एनालिसिस कैसे हो पाएंगे, और साथ में लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्शन की प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसको भी आप डीप में समझाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको करंट सिनेरियो, रीजनल वेरिएशन और भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल चैलेंजेस को भी इवेलुएट करेंगे। तो टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे आपको कहीं कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज लेकर आया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से व्यू आते हैं उस हिसाब से कई बार मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। उसका रीज़न भी होता है कि लोग देख तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ सब्सक्राइब करना है। तो राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन है नीचे, वहाँ आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, और शेयर करेंगे तो भी ये आपके मिलने जुलने वालों तक पहुँचेगा और उनके मतलब की चीज़ उन तक पहुँच पाएगी। कहीं हद तक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो मेरा एम है कि आपको प्रॉपर्टी माइंड में कहीं फंसने नहीं देंगे। उसको पूरा करने के लिए आज की ये कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस कड़ी में आपको लीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब कुछ बताता हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस आपको देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है। भारत के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक ऐसे सिस्टम को रेफर करती है जिसमें एक व्यक्ति या एंटिटी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है। उसको टेन्योर कुछ भी हो सकता है, एक फिक्स टाइम के लिए। जो आमतौर की अगर हम बात करें तो आप जब गवर्नमेंट से लेते हैं, बड़ी लीज के ऊपर बात मैं कर रहा हूँ आज, तो 30 से 99 ईयर्स तक की लीज होती है, और उस जमीन का उस टेन्योर के लिए आप एक तरह से मालिक भी नहीं बने और उस संपत्ति को आप यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो भूमि का ऑनरशिप लेसर के पास ही रह जाता है, जिससे आप प्रॉपर्टी लेते हैं। मतलब जैसे वो सरकार है या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, तो प्रॉपर्टी का राइट भी उनके पास रह जाता है, और एज ए लेसी आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी का एक कॉलोनियल लीगेसी भी है। ब्रिटिश ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और उनका मोटिव था कि भूमि के राजस्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके और ऑनरशिप भी ना जाए। तो इसके लिए लीज कंसेप्ट, ये लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ का रखा गया। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वर्तमान में देश में लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लैंडस्केप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब बेस क्लियर होगा तब समझ में आएगा कि आखिर ये कंसेप्ट क्यों, कैसे बना और कैसे चल रहा है। अब समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क एंड लॉज। भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को गवर्न करने वाले लीगल फ्रेमवर्क, सेंट्रल और स्टेट लॉज का एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री है, जो विभिन्न क्षेत्र में काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पहला ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये अधिनियम भारत में लीजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है, जिसमें लेसर्स और लेसी
के अधिकारों और कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है। दूसरा है स्टेट स्पेसिफिक लैंड रेवेन्यू कोड्स। ये कोड अलग अलग स्टेट्स के अंदर लैंड राइट सिस्टम को गवर्न करते हैं और जिसमें लीज और प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस भी शामिल है। तीसरा है अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, रिपील्ड इन 1999। हालांकि इस अधिनियम को निरस्त तो कर दिया गया है, लेकिन इससे अर्बन एरियाज में भूमि ऑनरशिप पैटर्न को काफ़ी प्रभावित किया है इसने। इससे लीज होल्ड अरेंजमेंट पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। और फिर चौथा है स्टेट स्पेसिफिक डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट्स। ये एक्ट स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लैंड डेवलपमेंट और अलॉटमेंट को गवर्न करते हैं, जो अक्सर लीज होल्ड आधार पे होता है। तो वो सब चीज़ें स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने जो रूल्स हैं उसके अंदर बनाती है। फिर वर्षों के दौरान लीज और प्रॉपर्टीज को गवर्न करने वाले जो कानून बने उसमें महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। जैसे कई स्टेट्स ने लीज और प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज भी बनाई। लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने में कन्वर्जन की प्रक्रिया होती है और वो थोड़ी सी लंबी होती है, जिसमें काफ़ी पेपर वर्क शामिल होता है। इस प्रक्रिया की सहायता से मतलब अक्सर बेटर होता है कि आप किसी एडवोकेट को या जो रेगुलर काम करते हैं उनकी मदद ले लें। ये बेटर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड से फ्री होल्ड हो जाती है तो आपको किसी को कोई किसी टाइप का रेंट पे नहीं करना है। अब समझते हैं भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एडवांटेजेस समझेंगे तब आपको उसके बाकी एस्पेक्ट समझने में आसानी होगी। सबसे पहले लिमिटेड ओनरशिप ड्यूरेशन। लीज टर्म अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे ये 30 से 99 ईयर्स के होते हैं। दूसरा, यहाँ आपको ग्राउंड रेंट पे करना पड़ता है। लीज होल्डर्स लेसर्स को एनुअल ग्राउंड रेंट का भुगतान करते हैं, जो स्थान और लेसी की शर्तों के आधार पर नॉमिनल या सब्सटेंशियल हो सकता है। तीसरा है ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। भारत में कई लीज होल्ड अरेंजमेंट में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर या सेल पर रिस्ट्रिक्शन शामिल होते हैं, जो लेसर की परमिशन के बिना कहीं नहीं की जा सकती। मतलब उसके लिए आपको लेसर की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो रिस्ट्रिक्शंस भी आपको समझने की ज़रूरत है। फिर डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शंस। लीज होल्डर्स को अक्सर प्रॉपर्टी को डेवलप करने या उसमें किसी टाइप की चेंज लाने के लिए उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कंडीशंस दी होती है। आपको उन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस को समझ के ही काम करना है। फिर रेन्यूअल या एक्सटेंशन प्रोविज़न। कुछ लीज में लीज टर्म समाप्त होने पर रेन्यूअल या एक्सटेंशन के प्रोविज़न भी शामिल होते हैं, जो कुछ कंडीशंस के अंडर होते हैं। मान लीजिए सेकंड लीज के टाइम पे फिर से उसकी बोली लगी और उस टाइम पे फर्स्ट रिफ्यूज़ल का राइट आपको दे दिया गया, तो इस टाइप की कंडीशंस होती हैं। फिर रिवर्सल। लीज टर्म समाप्त होने पर संपत्ति, वैसे प्रॉपर्टी जो आपने ली, अक्सर वो वापस लेसर के पास चली आती है, जब तक कि एग्रीमेंट में किसी टाइप का रेन्युअल टर्म स्पेसिफाई ना हो या आपके पास वापस आ सकती है उसकी कोई कंडीशन ना डली हुई हो। और वो कंडीशन क्या है ये भी आपको समझने की ज़रूरत होती है। भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है ये भी आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि इसको कई तरीक़ों से इसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लीज पर दी जाती है। अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पब्लिक हाउसिंग जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी लीज होल्ड। बहुत सारी ऐसी जो प्लान्ड सिटीज़ हैं, जैसे कि नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी कॉमन है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जैसे जो लैंड को रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज़ करने के लिए लीज पर देती है, जिसमें आप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अक्सर देखते हैं। इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी लीज पर लोगों को दी जाती है, लॉन्ग टर्म लीज पे। और फिर प्राइवेट लीज होल्ड, कम कॉमन, लेकिन कुछ अर्बन एरियाज में ये पाया जाता है कि प्राइवेट लैंड ओनर्स भी लंबे समय के लिए अपनी संपत्ति को लीज पे दे देते हैं। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा 30, 35, 40 साल के लिए कोई अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लैंड को लीज पे ले लिया, इसे प्राइवेट लीज होल्ड कहा जाता है। फिर है एग्रीकल्चर लीज होल्ड, ये आपने अक्सर सुना होगा। रूरल एरियाज़ में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड खेती के लिए अक्सर लीज पे दे दी जाती है। तो जिसे लीज पे दी जाती है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट आप करते हैं और फिर वो उस पर खेती करते हैं और आप उसका एक नॉमिनल किराया देते हैं। 5वां पॉइंट है इंडस्ट्रियल लीज होल्ड, जहाँ अक्सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने देखा होगा या इंडस्ट्रियल पार्क देखा होगा आपने, जहाँ लैंड को कंपनीज को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लीज पे दिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लीज होल्ड भी आपको ये क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं बायर्स और ऑनर्स को लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि भारत में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी पे विचार करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जिनको आपको ध्यान में देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले लीज ड्यूरेशन, लीज की बैलेंस टाइम इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ आप कोई सीधे प्रॉपर्टी के प्राइस और भविष्य में सेल या मॉर्गेज की अपॉर्चुनिटी को तराश रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इस पर बहुत पड़ता है कि लीज का ड्यूरेशन क्या है। अगर आपने कुछ टाइम एक्सपायर होने की बात ली है तो बैलेंस टाइम कितना बचा हुआ है, टोटल टाइम कितना है, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रेन्यूअल टर्म, कितनी लंबी अवधि के लिए वो आपके पास है। जितनी लंबी अवधि होगी उतना वो बेटर होगा, मतलब एक्सटेंशन की क्लॉजेस क्या है, कंडीशंस क्या है, वो सब आपको समझना ज़रूरी है रेन्यूअल से रिलेटेड। फिर है डेवलपमेंट राइट, प्रॉपर्टी तो आपने ले ली लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब उसकी यूटिलिटी और वैल्यू में काफ़ी इफेक्ट करते हैं ये सब कंडीशन। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है और आपने वो लीज पे ली और फिर आपने उसे कमर्शियल यूज़ कराया, तो ये सब परमिशंस उसके अंदर हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। फिर फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन। जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन इसे लिक्विडिटी को इफेक्ट करती है, मतलब अगर उसमें प्रॉपर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेच खरीद सकते हैं तो ये भी कहीं हद तक प्रॉपर्टी बाजार में सेलेबल नहीं होगी और लिक्विडेट नहीं होगी। फिर है ग्राउंड रेंट और अन्य चार्जेस। इन ऑनगोइंग कॉस्ट को प्रॉपर्टी के कुल फाइनेंशियल असेसमेंट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आपको रेगुलर पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं लीज होल्ड से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में करने के स्टेप्स, जिसे भारत में फ्री होल्ड कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, जो रिसेंट टाइम की बात करें तो इसमें काफ़ी ट्रैक्शन प्राप्त हुई है। इस ऑप्शन की प्रोसेस और एबिलिटी स्टेट्स के बीच में डिफरेंट होती है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मानी जाती है, और लेसर जैसे सरकार, डेवलपमेंट अथॉरिटी या प्राइवेट एंटिटी की नेचर पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले समझते हैं कन्वर्जन प्रक्रिया के जो नॉर्मल स्टेप्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक, लोकल रूल्स जिसके तहत प्रॉपर्टी के कन्वर्जन में एलिजिबल होने को आपको चेक कर लेना चाहिए। फिर एप्लीकेशन सबमिशन, आवश्यकता है कि डॉक्यूमेंट्स और फीस इससे रिलेटेड क्या है अथॉरिटी के पास, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपको समझ लेना है। तीसरा है वैल्यूएशन और पेमेंट। जी हाँ, अथॉरिटी कन्वर्जन फीस की कैलकुलेशन करती है और आमतौर पे प्रॉपर्टी के एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होता है, तो ये सब भी आपको पहले वेरीफाई कर लेना है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड। अगर आप सारी पेमेंट कर रहे हैं तो आपके नाम कन्वेंस डीड होगी, प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होगी तो आपके नाम कन्वेंस डीड हो जाएगी, उससे आपके पास कंप्लीट ओनरशिप आ रही है या नहीं आ रही, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। और यह ध्यान देने योग्य है कि कन्वर्जन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। भारत में फ्री होल्ड कन्वर्जन अक्सर ब्यूरोक्रेटिक बेस होता है, जो प्रॉपर्टी ऑनर्स के पेशेंस और प्रिजर्वेंस की मांग करता है। इसका होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस आपके अंदर, क्योंकि थोड़ा टाइम अक्सर इसमें लगता है। अब बात करते हैं करंट मार्केट सिनेरियो और बेस्ट ऑप्शंस की। भारत में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी बाजार एक मिक्स पिक्चर हमेशा दिखाता है आपको। कुछ एरियाज़ में, विशेष रूप से मैं बात करूं तो उन एरियाज़ में या उन स्टेट अथॉरिटीज़ में जहां डेवलपमेंट हुई है, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अभी भी एक कॉमन है। वैसे बायर्स के बीच फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर आती है, लेकिन जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी ही चलती है। तो चलिए अब समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है करंट मार्केट के हिसाब से जो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले लोकेशन स्पेसिफिकली, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी की सर्कुलेशन और अट्रैक्शन के आधार पे काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ जैसे कि दिल्ली या मुंबई के कुछ प्राइम एरियाज़ की बात करें तो लोकेशन एडवांटेज के कारण लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अभी भी अट्रैक्टिव हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लोकेशन अच्छी है तो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी है तो आप नहीं, आप अभी भी उसको देख सकते हैं। क्योंकि प्राइस एडवांटेज, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अक्सर उसी एरिया में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की तुलना में कुछ कीमत उसकी कम मिल जाती है, तो भी आप उसे पसंद कर सकते हैं क्योंकि आपको कम कीमत में वो प्रॉपर्टी मिल रही है। तीसरा, कन्वर्जन पोटेंशियल। जो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड कन्वर्जन से स्पष्ट दिखता है कि आपको ये हो सकती है, वो अक्सर खरीदारों के लिए ज़्यादा पसंदीदा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़,
प्लान डेवलपमेंट में लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटी भी आपको देती है। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अक्सर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वैसे कुछ प्राइम लोकेशंस में वेल स्ट्रक्चर्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी अभी भी वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये आपको एरिया के हिसाब से समझना है। अब समझते हैं स्टेट्स के हिसाब से इसका क्या प्रेवलेंस है। भारत में डिफरेंट स्टेट्स के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी की प्रेवलेंस काफ़ी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए हमें इसे स्टेट वाइज समझने की ज़रूरत होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा जो प्रॉपर्टी को लीज होल्ड प्रॉपर्टी से फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का काम शुरू कर दिया गया, उसका निर्णय अब ले लिया गया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को लीज होल्ड को अब फ्री होल्ड किया जा रहा है। इससे दिल्ली में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है प्रॉपर्टी ऑनर्स की, जिनको लीज होल्ड से जो फ्री होल्ड करवा रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा भी मिला है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई के कुछ एरियाज में, विशेष रूप से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो लैंड है वो भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉपर्टी अभी भी लीज होल्ड है। और फिर तीसरा उत्तर प्रदेश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ का एक बड़ा हिस्सा है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वहाँ लीज होल्ड है। और फिर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के कुछ हिस्से में, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अब HSVP कहा जाता है, इसके द्वारा भी डेवलप की गई कुछ प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। सारी प्रॉपर्टी मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के अंदर ज़्यादातर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। फिर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। कोलकाता के कुछ एरियाज में भी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेष रूप से ऐसी प्रॉपर्टीज़ ऐसे एरिया में जहाँ गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है और गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया है। अब समझते हैं इसके अंदर कानूनी चुनौतियाँ और समस्याएं क्या क्या है। भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी के डिफरेंट चैलेंजेस और डिफिकल्टीज भी, जो अक्सर प्रॉपर्टी ऑनर्स को सामना करना पड़ता है। जैसे लीज टर्म में लैक ऑफ क्लैरिटी, पुअरली ड्राफ्टेड कई बार लीज एग्रीमेंट को कई कारणों से जो ऑफिसर्स उसके डिज़ाइन करते हैं, उसमें कंडीशंस को लेके हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट होता है। फिर कन्वर्जन प्रोसेस में देरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करने का जो प्रोसेस है उसमें कई बार ब्यूरोक्रेटिक डिले और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सारी आती हैं, इसमें कई बार थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। फिर अनथराइज कंस्ट्रक्शन, जब लीगल प्रॉपर्टी संपत्ति के अंदर अनथराइज अल्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है। मतलब जो परमिशन है उसके सिवाय आप कहीं बाहर गए तो फिर आप ये समझ लीजिए आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपको जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है, जिस पर्पज़ के लिए आपको अलॉटमेंट है, आपको उसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है। फिर इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र डिस्प्यूट, लीगल प्रॉपर्टी अक्सर जो होती है वो हायर्स या थर्ड पार्टीज़ को ट्रांसफ़र करने में कॉम्प्लिकेशन या लीगल बैटल अक्सर आप देखेंगे इसके बीच में आता है। हमेशा नहीं, लेकिन काफ़ी केसेस में ये देखने को मिलता है। फिर लीज एक्सपायरी इश्यूज़, लीज एक्सपायरी होने के बाद प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसमें अनसर्टेनिटी नज़र आती है। पता नहीं आपके पास वो आएगा नहीं आएगा, गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा या लेसर के पास वो वापस चला जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आते हैं। 2019 का एक नोटेबल केस भी है जो भारत में लीजल प्रॉपर्टी की जो मुश्किलें हैं उनको आपको दिखाता है। दिल्ली में लीजल प्रॉपर्टी से फ्री होल्ड में कन्वर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। कोर्ट ने ये बताया कि जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है कन्वर्जन पॉलिसीज़ में स्पेसिफाइड कंडीशंस के अलावा बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस लागू नहीं कर सकती, जिससे कई प्रॉपर्टी ऑनर्स को राहत मिली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू कर दी जाती थी। तो चलिए अब समझते हैं इस पूरे का कंक्लूजन क्या है। भारत में लीजल प्रॉपर्टी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका घटता हुआ बाजार है, रियल एस्टेट मार्केट का बहुत कम हिस्सा है ये लीजल प्रॉपर्टी, लेकिन अभी भी इसका शेयर बहुत बड़ा है। जबकि वहाँ लोअर इनिशियल कॉस्ट और प्राइम लोकेशन जैसी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पॉसिबल लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी आप देखते हैं। फ्री होल्ड कन्वर्जन की ओर रुझान और ऑनरशिप, जो आउटराइट ऑनरशिप की बढ़ती प्रेफरेंस और बदलते हुए बाजार के मार्केट डायनामिक्स बायस प्रेफरेंस को दिखाती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमेशा लीजल प्रॉपर्टी की तुलना में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों का ये मानना है कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑनरशिप राइट आपको देती है और उसकी रीसेल वैल्यू भी हमेशा आपको ज़्यादा मिलती है। तो प्रेफरेंस आपकी फ्री होल्ड, ये मार्केट ट्रेंड है, इसमें मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूँ, आप हमेशा मार्केट में ये चीज़ देखेंगे। भारत में लीज होल्ड संपत्ति जो है प्रॉपर्टी का फ्यूचर पॉलिसी रिफॉर्म द्वारा शेप किया जाएगा, जो टेन्योर सिस्टम को सिंप्लीफाई करने और प्रॉपर्टी राइट्स को
थोड़ा सा मजबूती देगा, मजबूती की दिशा में ये काम करेगा। भारत में लीजो प्रॉपर्टी में जो पोटेंशियल बायर्स हैं या एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क, लोकल रेगुलेशन और मार्केट कंडीशन की थ्रू अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जबकि लीजो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी सिचुएशंस में वायबल ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करने या उन्हें रिटेन करने का निर्णय शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन को ध्यान रखते हुए आपको करना चाहिए। जैसे जैसे भारत में रियल एस्टेट मार्केट डेवलप हो रही है, वैसे वैसे लीज होल्ड रेगुलेशन, कन्वर्जन पॉलिसी और अर्बन लैंड हाउसिंग प्लानिंग में होने वाले डेवलपमेंट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। ये फैक्टर देश में प्रॉपर्टी ऑनरशिप की भविष्य की लैंडस्केप को शेप दे सकते हैं, जिससे संभवतः एक मोर स्ट्रीमलाइन और इक्विटेबल सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर का निर्माण होगा। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।